आज हमारा जो टॉपिक है वो है योग का इतिहास और योग हमारे जीवन को कैसे आ, प्रभावित कर सकता है और कुछ सामान्य बेसिक्स जो योगा हो सकते हैं जिसको हम अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करें और हम अपने शरीर को बेहतर रख सकें। और उसके साथ साथ हमारा एक टॉपिक है कि योग का कोई एक महान विभूति जिसने योग के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग। आखिर योग है क्या? योग तत्व बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है। विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक विषय है जो शरीर और मन के बीच के सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। यह शरीर को स्वास्थ्य भी देता है और जीवन यापन करने की एक कला भी है। योग जो संस्कृत शब्द है युज धातु, योग युज धातु से बना है जिसका मतलब होता है जुड़ना। जुड़ने से अभिप्राय कि एक हो जाना, सम्मिलित हो जाना। तो इसके अनुसार क्या है कि ब्रह्मांड की चेतना के साथ हमारी चेतना का जुड़। ऐसा माना जाता है कि योग की शुरुआत तब से हुई है जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है। यानी योग हमारी सभ्यता जब आई नहीं थी तो उससे पहले हमारे पास योग विद्यमान था, ऐसा माना जाता है। योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले मानी जाती है और यही कारण है कि योग को धार्मिकता के रूप में हमारे जीवन में सम्मिलित किया गया था। बहुत सारी क्रियाएं हम ऐसी करते हैं जो देखने के लिए तो धार्मिक सी लगती हैं, लेकिन वो है योग से संबंधित। जैसे सूर्य नमस्कार। अब नमस्कार करने की नमस्कार क्योंकि क्या है कि किसी भी धर्म का एक तरीका है कि कैसे हम किसी को अपनी रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, हम किसी को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो एक तरीका होता है नमस्कार करने का। तो योग में क्या किया कि उसके आधार पर ही, नमस्ते करने के आधार पर ही हमने एक पूरा का पूरा ऐसा सर्कल बनाया। हमारे विद्वानों ने ऐसा सर्कल बनाया कि हम नमस्ते तो करते ही हैं, किसी को सादर अभिवादन तो प्रणाम तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम अपने शरीर को भी बेहतर रखते हैं। तो एक ऐसा तरीका ईजाद किया जिसको हम आज सूर्य नमस्कार के रूप में जानते हैं। सूर्य नमस्कार 12 आसनों के योग से बना हुआ है, जिसमें 7 आसन तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके बाद के जो 5 आसन होते हैं वो पुनः रिपीट होते हैं। तो उस पर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि योग हमारे धार्मिक रूप से भी हमारे जीवन के साथ जोड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि पहले लोग ऐसे मानते थे कि शायद ईसा से 500 साल पहले ही योग आया है, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोजबीन शुरू हुई या मिलना शुरू हुआ पुरातत्व विभाग को, तो उसमें से कुछ आकृतियाँ ऐसी मिली जो कोई ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था, कोई किसी एक खास मुद्रा में बैठा हुआ था। तो तब वहाँ से जब देखा तो अवलोकन किया, तो उसके बाद पता चला कि नहीं, ये सभ्यता तो शायद इससे भी कई सौ साल पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है। तो अब तो ये इतनी पुरानी सभ्यता है। तो इस सभ्यता के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया कि भगवान शिव को इसका प्रदर्शक माना जाता है या देने वाला माना जाता है कि भगवान शिव आदि शिव ने इसका सबसे पहले व्याख्यान किया था। आदि शिव से ये सप्तऋषियों के पास और फिर उनसे आगे ये कला चलती हुई आई। कालांतर में क्या हुआ कि किन्हीं वजहों से ये शायद विलुप्त हो गई थी। तो फिर उसको महर्षि पतंजलि ने क्या किया? महर्षि पतंजलि उसको वापस इकट्ठा किया और प्राणायाम कर लिया, तो वो ही योग है और इनको संकलन करके ही योग बन जाता है। नहीं, महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों की बात करी है। योग के 8 अंग क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार 8 अंगों का वर्णन किया है। यम और नियम की बात करें तो यम पहले वो है जो हमारे अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करते हैं। नियम क्या है कि फिर हम लोक में व्यवहार कैसे करते हैं, हम अपने आप को दिखाते कैसे हैं, चीज़ों को उस परिप्रेक्ष्य में नियमों का व्याख्या किया गया, नियमों को लगाया गया। तो फिर उसके बाद फिर उससे अगला आसन, उसके बाद फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार,
फिर धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार ये 8 अंगों का वर्णन किया है। तो योग व्यापक रूप से बहुत बड़ा है। ये सिर्फ शरीर को हिला देना सिर्फ इतना मात्र नहीं है, योग इससे बहुत बड़ी विद्या है। अब हम बात करते हैं सामान्य आसन और उनका महत्व या उनका वो हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम आसनों के एक समूह को देख लेते हैं। आसनों का एक समूह है जिसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं, जो हमारे धार्मिक तौर पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियाँ शरीर की बनती हैं। 12 स्थितियों में क्या है कि हर एक स्थिति में एक मंत्र उच्चारण होता है और फिर उसके बाद हम एक आसन को परफॉर्म करते हैं या एक आसन को करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ इसको कहने से अभिप्राय ये है कि इसको वृद्ध, जवान, बच्चा, महिला, पुरुष या किसी भी प्रकार के लिंग भेद जाति के हटा करके करें तो ये हर एक के ऊपर सेम रूप से इफेक्ट डालता है। वैसे तो सभी आसन हर एक शरीर पर एक ही जैसा प्रभाव डालते हैं, चाहे उसे हम किसी भी भौगोलिक स्तर पर करें या कहीं भी करते हैं तो वो शरीर पर एक ही जैसा प्रभाव वो डालता है। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम सूर्य नमस्कार को करते हैं तो सूर्य नमस्कार हमारे सामने झुकने वाले आसन भी हो जाते हैं, हमारे नीचे लेट करके और कमर को बेंड करने वाले आसन भी हो जाते हैं और पीछे झुकाने वाले आसन भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ आसनों का समूह कहा गया है। जब हम थोड़ी देर इसका अभ्यास करते रहते हैं तो इसके अभ्यास करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में उष्णता आ जाती है। उष्णता आने से अभिप्राय ये नहीं है कि हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उष्णता आने से मतलब है कि हमारा थोड़ा सा पसीना निकलेगा। पसीना निकलने से क्या होगा कि जो हमारी स्वेटिंग ग्लैंड्स है वो अच्छी तरह काम करना शुरू कर देंगी। जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा का जो फैट हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ये हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव डालता है। अगर हम बात करें कि सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, तो सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को कई तरीक़ों से प्रभावित करता है। नंबर 1 बात, सबसे पहले वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, ताकतवर बनाता है। ऐसा बनाता है कि हम जो बॉडी के अंदर जो हम खा लेते हैं उसको वो डाइजेशन करने की ताकत बढ़ जाती है हमारे शरीर की, और हमारा शरीर उसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट करके उससे जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देने वाली चीज़ें हैं, उनको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी अपने यूज के लिए ले लेती है। उसके साथ साथ वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का भी कार्य सूर्य नमस्कार करता है। डिटॉक्स कैसे करते हैं? जब हम पीछे झुकने वाले आसन करते हैं तो उसमें हम अपने फेफड़ों के अंदर सांस को ज़्यादा से ज़्यादा भरते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर सांस भरा जाएगा, हमारे लंग्स उतने ही ज़्यादा एक्सपैंड होंगे, और जितने एक्सपैंड होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं या कार्बन है उसके उत्सर्जन को बढ़ा देगा और उसको हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकाल देगा। नंबर 3 पर आता है हमारे शरीर की या हमारी स्किन को ग्लो करता है, हमारी स्किन को, त्वचा को निखारता है। निखारता कैसे? जब हमारी बॉडी के अंदर से स्वेटिंग ग्लैंड के अंदर से स्वेट निकल जाएगा, पसीने निकल जाएगा, तो उसके साथ साथ जो हमारी त्वचा को छिद्रों को वो बंद कर लेता है, वो खुल जाएगा और उसके अंदर से गंदगी निकल जाएगी। और रोम छिद्रों के खुल जाने से क्या होगा, तो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के हमारी सेल्स के अंदर अच्छा जाएगा और हमारी बॉडी ज़्यादा निखर करके आएगी। उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्या करते हैं कि ये हार्मोन्स के बैलेंस को बना करके रखता है, क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा महिलाओं के अंदर ही होते हैं, या महिलाओं के शरीर में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स डिसबैलेंस या सही तरह से जो काम नहीं करते वो महिलाओं के अंदर ही नहीं करते, तो उनको संतुलित करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारे शरीर की चर्बी को कम करता है। चर्बी कम होने से क्या होती है कि हमारा शरीर फ्लैट और हमारी बॉडी अच्छी दिखाई देती है, तो ये भी काम करता है। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मानसिक स्वास्थ्य से आप समझें कि जब हम इसमें आसन की क्रिया को करते हैं या आसन करते हैं तो हमारा शरीर कहीं इसमें नीचे भी जाता है। जब सर हमारा नीचे झुकता है तो हार्ट हमारा उससे ऊपर आ जाता है, तो ब्लड के सर्कुलेशन को हमारे दिमाग की साइड कर देता है। जब दिमाग की साइड हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारे दिमाग को खून मिलता है, खून के साथ ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में हमारे दिमाग में जाता है तो हमारे दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारे दिमाग के अंदर शीतलता आती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तो ये हमारे दिमाग के लिए भी काम करता है। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के वजन को भी कम करता है, ये हमारे शरीर को लचीलापन देता है। तो इतना ये योगासन या सिर्फ सूर्य नमस्कार हमारे लिए इतना काम करता है। अगर हम बात करें कि सामान्य आसन कौन कौन से हैं,
तो सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे कि आसनों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन में है कि हम करने के तरीकों के आधार पर योग को 3 भागों में विभक्त करते हैं। नंबर 1 करने के आधार पर अगर देखा जाए तो नंबर 1 है बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसन जैसे वज्रासन हो गया हमारा। वज्रासन क्या है कि वज्रासन में हम अपने दोनों पैरों को मोड़ करके पीछे टिकाते हैं। हम देखते भी रहेंगे जो हम अभी देख पा रहे हैं। तो इसमें वज्रासन में ऐसे बैठा जाता है अपने पैरों को करके, ऐसे ऐसे बैठा जाता है, कमर सीधी रखते हैं। तो ऐसे बैठने से क्या होता है, ये एकमात्र आसन ऐसा आसन है जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो हमारे ब्लड के हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड भागता है, ब्लड क्या करता है हमारे शरीर में जब खाना आता है तो उसको गर्म करने का काम हमारी बॉडी में ब्लड करता है। तो जैसे ही हमने खाना खाया बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से उसको गर्म करने का काम हमारा ब्लड करेगा। अब ऐसा है कि अगर हम ब्लड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, नंबर 1 में ये वाला भाग हमारा, नंबर 2 में ये वाला भाग और नंबर 3 में हमारे पैरों वाले भाग को हम ले लेते हैं। तो ऐसे समझे कि 2-2 भाग 2-2 लीटर बॉडी 6 से 6 लीटर मान लिया हमने कि 5 लीटर के लगभग हमारी बॉडी के अंदर खून प्रवाहित रहता है। तो मान लो कि एक भाग यहाँ है, एक भाग हमारे इसमें काम करेगा और एक भाग हमारे यहाँ काम करेगा। तो हमने क्या किया कि नीचे वाले भाग के ब्लड सर्कुलेशन को हमने काट दिया। जब हम वज्रासन में बैठते हैं यहाँ से ब्लॉक हो जाता है, घुटनों से जैसे ही हमारा ब्लड ब्लॉक होगा तो हमारा ब्लड यहाँ की तरफ रहना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, जितना जो खाना हमारी बॉडी के अंदर आएगा उसको जल्दी हीट अप करेगा और वो उतना ही जल्दी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आसन बैठने वाले आसन हैं जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। फिर दूसरा आसन यहीं से एक आसन शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या करते हैं, उष्ट्रासन करने के लिए अपने दोनों पैर को ऐसे पीछे रखना है, अपने दोनों हाथों को यहाँ एडी के ऊपर रखना है और एक्सेल इनहेल करते हुए अपने पैल्विक रीजन को बाहर की साइड थ्रो करना है। अगर ऐसा करने में थोड़ा कंफर्टेबल ना हो तो पैरों को ऐसे भी उठाया जा सकता है, ऐसे उठा करके और ये इस स्थिति में इनहेल करके किया जाना चाहिए। अब अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि ये हमारी बॉडी पर कैसे प्रभाव डालता है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, हमारी लोअर बैक को मजबूत करता है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम लोअर बैक को पुश करते हैं, बाहर की तरफ धक्का देते हैं। बाहर की तरफ कैसे धक्का, ये यहाँ से ये ऐसे गई तो हमारी लोअर बैक, और अगर हमारी लोअर बैक मजबूत है तो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि लोगों को स्लिप डिस्क होता है। स्लिप डिस्क जनरली कहाँ होता है, L4 L5 में ही होता है। तो अगर हम L4 L5 को पहले से ही मजबूत करके चले तो वो खतरा या भविष्य में आने वाला वो जो खतरा है वो उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्पाइन है वो मजबूत रहती है। तो इस प्रकार, और दूसरे कहाँ काम करते हैं, ये हमारे लंग्स को मजबूत करता है, कैपेबल करता है। किसके कैपेबल करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पूरी मात्रा में जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुँचेगा और ब्लड हमारी बॉडी के हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजन को पहुँचा देगा। तो इस प्रकार ये क्या करता है, ये हमारी चेस्ट को एक्सपांड होने से क्या होता है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है तो जितने भी सांस के रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब ये तो हो गया बैठ करके। इसमें एक बैठ करके होता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट रखते हैं, अपनी कमर को सीधा रखते हैं, इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और उसके बाद एक्सेल करते हुए सामने झुक जाते हैं। जैसे ही सामने झुकते हैं तो अपने सांस को छोड़ते हैं। सांस को छोड़ने के बाद सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारा जो एब्डोमेन है, स्टमक है, वो हमारी थाई को मिल जाए। उसके साथ साथ हमारी जो चेस्ट हमारे घुटनों पर आ जाए और हमारा सर हमारे पैरों पर लग जाए। इस स्थिति को कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन हमारे शरीर के लिए कैसे फायदेमंद है। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम बोलते हैं पृष्ठ भाग को, पीछे वाले भाग को, उत्तान बोलते हैं खींचने को। मतलब क्या हो रहा है कि हम इसमें अपने शरीर के पीछे वाले भाग को, एड़ी से लेकर के सर के पीछे वाले भाग तक भाग को खींच रहे हैं। इस पीछे वाले भाग को खींचने से क्या होगा कि जितना भी हमारे पीछे की साइड मसल्स आते हैं और मसल्स के अंदर जो क्रैम्प आ जाता है उसको हम ठीक करते हैं इससे। दूसरा क्या करते हैं, ये हमारी थाई मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। थाई मसल को स्ट्रेच करने से क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारे घुटनों का पेन नहीं होता है। जितना भी हम पैरों को खींचने वाले आसन करते हैं उससे हमारे जो घुटने हैं, घुटने हमारे मजबूत होते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि
अपने पीछे भाग को खींचने से, अपने पीछे भाग मतलब यहाँ से भी पीछे से, ये पूरा भाग खींचने से, कमर को खींचने से, सर को खींचने से, कंधों को खींचने से, जितना भी हम पीछे वाले भाग को ज़्यादा खींचते हैं हमारे घुटने उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। तो ये हमारे शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद आसन है। ये तो हो गई बैठ करके। और खड़े होकर के जब हम करने की बात करते हैं तो पूरा सूर्य नमस्कार हम एक बार देखेंगे तो पूरे सूर्य नमस्कार में, यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरे सूर्य नमस्कार में हम जब करते हैं तो खड़े होकर के ही मैक्सिमम आसन किए जाते हैं और लेट करके आसन किए जाते हैं। अब एक बार हम अपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास देख लेते हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। ऐसे खड़े हो जाना है, ऐसे खड़े होकर क्या करना है, 1 1 इनहेल करते हुए सांस करते हुए 2 तीसरी स्थिति पादहस्तासन 4 अश्व संचालन स्थिति, इसमें पैर को सीधा रखा जाता है, इस पैर को 90 डिग्री पे चेस्ट को उठा करके सर बाहर, कंधे उठे 4 5 5वीं स्थिति 6 यहाँ से चेस्ट डाउन, भुजंगासन कोबरा पोज। इसमें पैरों को पीछे पीछे कर रखते हैं, अपने हिप्स मसल्स को टाइट रखना है, अपने लोअर बैक को टाइट रखना है, अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करके रखना है। 8 अब इस आसन को बोलते हैं पर्वतासन या अधोमुख स्वानासन। अपने हिप्स को ऊपर उठा के रखना है, अपने कंधों को वाइड घूम के रखना है। जो पैर पीछे गया था वही आगे आता है। अश्व संचालन से 10 पादहस्तासन 11 हस्तोत्तानासन 11 चंद्रासन। महेश योगी की जो बीटल आश्रम भी है ऋषिकेश में, उनके नाम से महर्षि महेश योगी ने ही उसको बनाया था। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ में हुआ था। और ये जबलपुर से लेकर के, मतलब जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ से लेकर के, और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, बाहर की 100 से ज़्यादा देशों में इन्होंने योग की अलख को जगाया है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये बचपन में थे तो बचपन में एक बार ये अपनी साइकिल से अपने भाई से मिलने जा रहे थे कहीं, तो चलते चलते इनके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी, मधुर सी आवाज़। तो ये उस आवाज़ की तरफ अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ा करके वहाँ गए और जाकर के वहाँ स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का व्याख्यान सुनने लगे। तो वो व्याख्यान सुनते 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 ये एकदम से ये वैरागी हो गए। इनके जीवन में वहीं से वैराग्य जाके उसके बाद उन्होंने उनसे दीक्षा लेकर के योग को अपने जीवन में उतार लिया। और फिर गुरु की शिक्षा मिलने के बाद गुरु से आज्ञा लेकर के अपने योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के देशों में घूमने लगे। तो वहाँ जाकर के इन्होंने फिर अनेकों संस्थाओं का निर्माण किया जो योग के क्षेत्र में काम करती हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस तो हमारा बीटल आश्रम ऋषिकेश ही है, जहाँ प्रत्येक साल हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग घूमने के लिए, देखने के लिए आते। तो इनका किसी भी व्यक्ति के जीवन पर इतना प्रभाव था कि बीटल्स इनसे मिलने के बाद ही बीटल्स बने और उनका बैंड बना, और वो बैंड पूरे विश्व में विख्यात है या पूरे विश्व में जाना जाता है। तो इतना इनका प्रभाव था। तो ये योग को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में मानते थे। ये मानते थे कि योग ही वो विद्या है जो हमें हर एक तरह की सुख सुविधा और संपन्नताएं दे सकता है, हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखेगा और हमारे आध्यात्मिकता को और हमारी चेतनाओं को भी जागृत करेगा। इनका ऐसा विचार है योग को लेकर के, और उन्होंने उस ही की अलख जगाई है। उन्होंने योग को सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं रखा, शारीरिक तौर से इतर कहीं उठा करके उसको आध्यात्मिक एक जीवन शैली बना दिया। इन्होंने अपने जितने भी आश्रम हैं, वो भारत में हैं या कहीं और हैं, ये सारे के सारे आश्रम आध्यात्मिकता के लिए इनके जितने भी महर्षि महेश योगी के जितने भी आश्रम हैं वो सारे आध्यात्मिकता को लेकर के, और सारे के सारे
योग में साधना, समाधि, ध्यान के महत्व को सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं। तो इन्होंने एक योग को सरल व्यक्तियों के जीवन, सरल मतलब सामान्य इंसान के जीवन को कैसे प्रभावित करता है और कैसे ड्रामेटिकली चेंज कर देता है उनके जीवन को योग, इस बात पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। वो उन्होंने सिर्फ योग को कंदराओं, गुफाओं तक ही सीमित ना रख करके उसको सामान्य लोगों के जीवन के साथ उसको जोड़ दिया। तो उन्होंने, महर्षि महेश योगी ने योग के जीवन में इतना काम किया। तो ये आज हमारी छोटी सी चर्चा रही कि योग का इतिहास क्या है और योग हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। उसके साथ साथ हमने एक महर्षि महेश योगी के जीवन की थोड़ी सी बात की कि उन्होंने कैसे योग के जीवन में, योग के फील्ड में कितना काम किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहें।